राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में बता चुका था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी बता दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है सभी के सभी, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं कि समतल गोलीय दर्पण से प्रकाश भेज रहे हैं ना, तो अगर प्रकाश पैरेलल जाएगी मुख्य अक्ष के तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी तो कहाँ से जाएगी परिवर्तन के पश्चात, और वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो कहाँ से जाएगी, यही सब कुछ जानेंगे। देखिए, यानी कि बोल ले गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम। ठीक है, ज्यादा नियम नहीं है, 2 से 3 से 4 नियम है जिनका हम प्रयोग प्रतिबिंब बनाने में करेंगे सीधा। ठीक है, क्योंकि इसका बिना देखे प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला नियम कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो कहाँ से जाएगा। तो ये मान लिया कि कोई गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, सबको पता है ना, उत्तल और अवतल। यहाँ पे मैं अवतल दर्पण ले रहा हूँ अभी, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं, पोल दिखाते हैं पी से। और इस दर्पण जिस गोले से बना होता है ना, उसका केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और इस ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास करने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो पहला नियम में हम देखेंगे कि अगर मैं किसी प्रकाश को इसके मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा हूं दर्पण की तरफ, तो परावर्तन के बाद वो कहां से जाती है। ठीक है, आइए पहले मैं अवतल दर्पण की बात करूं, उसके बाद उत्तल दर्पण में बताऊंगा। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। अगर मैं किसी प्रकाश को इसके समांतर भेज रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर, बताओ ये यहाँ पे जाएगी दर्पण पे, और दर्पण से टकरा के किधर से जाएगी ये। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे है। अच्छा, परिवर्तन में क्या बताया था कि अगर प्रकाश ऐसे आ रही है तो जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पर चली जाती है परावर्तन के पश्चात। यानी कि अभिलंब से जितना एंगल बनाता है आपतित किरण, उतना ही कोण बनाता है परावर्तित किरण अभिलंब से ही। तो हमें अभिलंब चाहिए ना यहाँ पे, तो अभिलंब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण पर अगर अभिलंब खींचना होगा तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से उस बिंदु पे एक हम लाइन खींचेंगे ऐसे। ये लाइन क्या है, इस गोलीय दर्पण के इस पॉइंट पे क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत। यानी कि ये जो लाइन है इस पॉइंट पे अभिलंब का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, अभिलंब का। यानी कि ये जो प्रकाश आ रही है ना, अभिलंब के साथ एंगल आई पे आ रही है, बोलो तो क्या इतने ही एंगल पर परावर्तित हो जाएगी, यानी कि ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बोलो ऐसे। और इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के अगर किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बिंदु बोलते हैं। यानी कि किसी प्रकाश को अगर मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस होकर जाती है। ठीक है, पहला नियम है समझ में। अगर मैं किसी भी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर भेजता हूं तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। ठीक है, जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो अवतल दर्पण था तो रियली में जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई उत्तल दर्पण होता है, ऐसे मान लो उत्तल दर्पण ले लिया, ये इसका पोल है, ये इसका वक्रता केंद्र है सी, और ये इसका मुख्य अक्ष है। अगर मैं किसी प्रकाश को इस मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा हूँ ऐसे, तो ये कहां से जाएगी। अब यहाँ पे अभिलंब खींचना पड़ेगा। अभिलंब कहां से खींचते हैं, अगर वक्रता केंद्र से इस बिंदु पे एक लाइन खींच दो तो ये लाइन क्या होगी, इस पॉइंट पे अभिलंब होगी। अब बताओ ये जितना एंगल पे आ रहा है क्या उतने एंगल पर परावर्तित नहीं होगा, बोलो। ये एंगल आई है, एंगल आर है, यानी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के परावर्तन के नियम से। यानी कि ये तो ऐसा चली गई रियल में, मुख्य इस पे कहीं काटी नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकाश को यहां से देख रहा होगा तो क्या ये प्रकाश ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, नहीं। कैसे जाती होगी, ऐसा लगेगा कि प्रकाश यहां से नहीं आ रही है, ये पीछे से कहीं से आ रही है, यहां से पीछे से कहीं से आ रही है। यानी कि वास्तव में तो प्रकाश ऐसे चली गई ना, लेकिन अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो ये प्रकाश कहाँ जाता होगा,
पीछे से जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि जिस बिंदु से ये जाता हुआ प्रतीत होगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। इसी को तो फोकस बिंदु बोलेंगे। बोलो क्या होता है ये फोकस बिंदु? क्या होता है फोकस बिंदु का डेफिनेशन? क्या होता है बोलो? फोकस बिंदु का डेफिनेशन ये होता है कि अगर किसी भी प्रकाश को दर्पण के मुख्य से समांतर भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से जाता है, ये जाता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु बोलते हैं। यानी कि ये कहां से जा रहा है? फोकस बिंदु से जा रहा है, और ये भी कहां से जाता हुआ प्रतीत होगा? फोकस बिंदु से ही जाता हुआ प्रतीत होगा। आई बात समझ में? तो अगर किसी भी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। ये पहला नियम है। इसका हम प्रयोग करेंगे रे डायग्राम में, किरण आरेख में। मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे जब गोलीय दर्पण द्वारा, तो वहां पे इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? अगला नियम, दूसरा नियम क्या है? ये तो हुआ पहला। सेकेंड लॉ क्या है? इसका उल्टा। दूसरा क्या होगा? इसका उल्टा। जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, और इसका मुख्य अक्ष है, ये पोल है, और ये वक्रता केंद्र है सी। तो अगर किसी प्रकाश को मैं, ये रहा इसका फोकस बिंदु, अगर मैं किसी प्रकाश को इस फोकस से ही भेजूंगा, क्या करूंगा? इस फोकस से ही भेज दूं, तब ये कहां से जाएगी? बोलो, अगर मैं किसी प्रकाश को इस दर्पण के फोकस से ही भेज दूं, तब ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? तो जब भी किसी प्रकाश को फोकस से भेजा जाता है ना, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे ही अगर अवतल दर्पण होगा तब, सॉरी उत्तल दर्पण होगा तब क्या होगा? ऐसे मान लो ये इसका पोल है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये यहां से पास करी है मुख्य अक्ष, ठीक है? ये इसका फोकस है एफ। इसमें क्या होगा? अगर मैं किसी प्रकाश को ऐसे भेजूं कि वो मुख्य फोकस को टारगेट करे। किसको टारगेट करे? फोकस बिंदु को टारगेट करे, यानी कि ऐसा लगेगा वो फोकस पे ही जा रही है, तब ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? अरे भाई अगर मैं यहाँ पे अभिलंब खींचू तो ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अरे बात समझ में? उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचू तो ये नॉर्मल है, जितना एंगल पे आ रही है उतना ही एंगल पर चली जाएगी। एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। यानी कि मोटा माटी इसमें यह याद रखना है कि जब भी किसी प्रकाश को मुख्य फोकस से भेजा जाता है दर्पण के, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या अगर फोकस को टारगेट करके भेजेंगे तो भी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है? ये रहा दूसरा नियम गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का। इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा नियम क्या है, ठीक है? तीसरा नियम भी इंपॉर्टेंट है, यह समझ में नोट कर लो। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, जो मैं बोल रहा हूँ। पहला नियम में क्या लिखोगे? यदि किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा में क्या लिखेंगे कि यदि किसी प्रकाश को मुख्य फोकस से भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आई बात समझ में? आ जाओ तीसरा नियम में है कि अगर किसी प्रकाश को मैं दर्पण के वक्रता केंद्र से भेजूं तब क्या होगा? देखो, यह है मुख्य अक्ष, यह है ध्रुव, यह है वक्रता केंद्र सी, यह है पोल, सॉरी एफ, फोकस बिंदु एफ। अगर मैं किसी प्रकाश को वक्रता केंद्र से ही भेज दूं तब क्या होगा? बोलो। देखो, जैसे ही मैं किसी प्रकाश को अगर वक्रता केंद्र पे ही भेजता हूँ, वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है प्रकाश, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी पथ पर वापस चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये प्रकाश आ रही है, उस पॉइंट पे अभिलंब खींचूं, तो क्या अभिलंब खींचने के लिए मैं वक्रता केंद्र से तो खींचेंगे। भाई यहाँ पे अगर मुझे अभिलंब खींचना है इस दर्पण पे, ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो कहाँ से लाइन खींचते हैं? वक्रता केंद्र से। इस पॉइंट पे खींच देंगे लाइन एक, और यही लाइन क्या होगी? इस दर्पण पे परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। बोलो, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं तो क्या इसी पथ पे नहीं होगा? इस प्रकाश के ऊपर ही खींचना पड़ेगा। यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। अविलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है, यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना है? 0। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 0 होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। बोलो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जितना एंगल पे आएगी उतने एंगल पर चली जाएगी। तो 0 एंगल पे आ रहा है, 0 एंगल पे चला गया।
कोई दिक्कत बोलो? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी प्रकाश को वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो परिवर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस चली जाती है। ये ऐसे ले लो, इसमें भी ले लो। ये इसका वक्रता केंद्र है C, ये इसका फोकस बिंदु F। अगर मैं किसी प्रकाश को ऐसे भेजूं, ऐसे कि वो वक्रता केंद्र को टारगेट करे, किसको टारगेट करे? वक्रता केंद्र को, तो जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर वापस चली जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 0 होगा। बोलो, आई बात समझ में? यानी कि ये 3 नियम है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का। इन तीनों का ही यूज हम करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में, ठीक है। इसका डायरेक्ट यूज होगा वहां पे, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम रे डायग्राम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इन सब का यूज होगा वहां पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, ठीक है। कब रखेंगे, कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार हम रे डायग्राम खींचते हैं, और बहुत सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।